स्वागत है आपका फिर से पब्लिक सर्वेंट रूल्स के एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 का सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट जो पार्ट में हमने देखा था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, ये क्या अपेक्षित होती है केंद्र कर्मचारी से कि उनको ये चीज़ करना है और ये चीज़ को अवॉइड करना है, इन्हें नहीं करना है। तो ये सारे पार्ट्स हमने लास्ट वीडियो में सीसीएस कंडक्ट रूल्स के पार्ट 1 वाली वीडियो में हमने देख लिया था। अब जैसे मैंने कि वादा किया था कि जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उन एक्टिविटीज़ के बारे में जिसे करने के लिए हमें परमिशन चाहिए होती है और बिना परमिशन के आप वो काम नहीं कर सकते। यानी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो सीसीएस कंडक्ट रूल्स है उसके अधीन ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो एक सरकारी कर्मचारी को करने से पहले परमिशन लेना होता है या सैंक्शन लेना होता है, उसके बिना वो कार्य मान्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस चीज़ों पे बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इस पॉइंट के लिए मैंने मदद लिया है सीसीएस कंडक्ट रूल्स की मैनुअल का और स्वामी की हैंडबुक जो 2024 की जो लेटेस्ट हैंडबुक है उसका भी उसमें भी जो कॉन्साइज तरीके से दिया हो मैं उसका भी यूज़ किया है। तो होपफुली मुझे लगता है कि आपके पास मैनुअल पहुंच गया होगा या स्वामी की जो हैंडबुक है वो भी आपके पास होगी। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे डीओपीडी के गाइडलाइंस आए थे, बहुत सारे सर्कुलर्स आए थे जिसमें ये सब बताया गया था कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, नहीं करनी है। तो उसी तरीके से गाइडलाइंस में बताया गया था कि कौन कौन से कार्य करने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी विलम्ब के शुरू करते हैं आज का वीडियो पे बने रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत ही जल्द हम एलटीसी पे एक डिटेल वीडियो लाने वाले हैं। होपफुली मुझे लगता है 1 से 2 दिन में वो आ जाएगी। तो ये इंटरेस्टिंग सीरीज़ बनी रहे तो उसके लिए आप अपना भरपूर प्यार मुझे ज़रूर दें। तो आइए शुरू करते हैं। एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग सैंक्शन और परमिशंस। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्या बताया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे जो सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के रूल 3 में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स आए हैं या डिसीजंस आए हैं जिसके तहत इन सब एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो रूल बाय रूल भी आपको बताता चलूँ। अभी जो फिलहाल जो पहला जो एक्टिविटी है वो कहता है कि कोई भी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या कोई कोर्स करने के लिए या आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए अगर आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आपको प्रायर परमिशन लेने की ज़रूरत है, जिसे हम कह सकते हैं कि आपको एनओसी भी लेना होता है। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज़ मान लीजिए किसी ने 12th क्लास पास करके एलडीसी की नौकरी, एलडीसी में ज्वाइनिंग की। अब उन्हें लगता है कि मैं डिस्टेंस है, क्योंकि आप रेगुलर कोर्स तो कर नहीं पाओगे, रेगुलर कोर्स करने के लिए आपको स्टडी लीव लेनी होगी। पर एक ऑप्शन होता है आपके पास कि आप कॉरेस्पॉन्डेंस से या ओपन यूनिवर्सिटी से, डिस्टेंस एजुकेशन से आप कोई कोर्स कर रहे हो, सपोज ग्रेजुएशन की कोर्स कर रहे हो, तो ये कोर्स पे अप्लाई करने से पहले, एप्लीकेशन करने से पहले आपको परमिशन लेनी होती है, प्रॉपर एनओसी अपने डिपार्टमेंट से लेनी होती है। तभी वो जो कोर्स आप जो करोगे उसको आप अपने सर्विस में ऐड करा सकते हो। ठीक है, तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर आप कोई किसी कोर्स के लिए या पढ़ाई आगे करने के लिए अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसके लिए आपको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ये किसके अधीन है, तो ये रूल 3 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन नंबर 4 है उसमें ये लिखा हुआ है, आप उसे देख सकते हो। अब उसी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन नंबर 7 में क्या लिखा है कि आप जो भी सिविल डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको क्या करनी होगी, परमिशन लेनी होगी। फिर जो GID 8 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 8 में जो लिखा हुआ है रूल नंबर 3 में, उसमें क्या लिखा है कि जो सन जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, इसके अगर मेंबर आपको बनना है, इसके मेंबरशिप के लिए आपको इनरोल करना है, तब भी आपको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। चौथा क्या है, कोई टेरिटोरियल आर्मी आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेना होगा। 5वां क्या है, कोई अगर होमगार्ड ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ज्वाइन कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। 6ठा क्या बता रहा है, जो रूल नंबर 5 का GID 14 है, इसमें क्या बता रहा है कि अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज क्लास आप ज्वाइन कर रहे हो जो कि इंडो फॉरेन कल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया जा रहा है, याद रखिए फॉरेन लैंग्वेज पर पाबंदी नहीं है, पर अगर कोई इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और उसके तहत कोई फॉरेन लैंग्वेज की क्लासेस हो रही हैं और जो आप अटेंड कर रहे हो तो उस पर वो करने से पहले आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है। ये रूल 5 के GID नंबर 14 में आपको ये मिलेगा।
अब जो सातवां पॉइंट है वो क्या है कि चाहे पार्शियली या पूरी तरीके से अगर आप किसी न्यूज़पेपर या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एडिटिंग पर्पस में आप इन्वॉल्व हो, यानी आपके कोई आर्टिकल्स हैं या आप उसमें कुछ एडिटिंग करा रहे हो, मतलब एज एन एडिटर के तौर पर काम कर रहे हो, या कोई न्यूज़ आप पब्लिश करा रहे हो, कोई अपनी आर्टिकल पब्लिश करा रहे हो, तो ये सब करने से पहले भी आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। आठवां पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी इंक्वायरी अगर किसी आदमी पर चल रही है, चाहे कोई कमेटी के द्वारा हो या किसी अथॉरिटी पर कोई अगर इंक्वायरी चल रही है, तो उसमें आपको एविडेंस देने से पहले भी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। पर इस पर कुछ छूट दी हुई है। इस पर क्या है, इस पर लगभग 3 छूट दी गई हैं। क्या दी गई हैं कि अगर कोई ऐसी कार्रवाई, कोई ऐसा इंक्वायरी हो रहा है जो सरकार द्वारा नियुक्त किसी अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है, या पार्लियामेंट संसद के द्वारा चयनित, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्रीय का हो, तो इनके द्वारा अगर चयनित कोई अथॉरिटी है और वो कोई इंक्वायरी कंडक्ट कर रही है, तो उसमें आप बिना परमिशन के आप एविडेंस दे सकते हो। ठीक है, ये पहला एक्सेप्शन है। दूसरा क्या है, किसी पे अगर जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, यानी एडवोकेट्स वगैरह इन्वॉल्व है, जज इन्वॉल्व है, कोर्ट इन्वॉल्व है, तो उस पर अगर कोई एविडेंस देना है तो आप उस पर भी आपको बिना परमिशन के आप दे सकते हो एविडेंस। ठीक है। तीसरा क्या है कि अगर कोई अथॉरिटी द्वारा किसी पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, आप पर, आपके डिपार्टमेंट में या आपके मिनिस्ट्री में अगर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है और उसमें अगर एविडेंस देने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस पर भी आप एविडेंस दे सकते हो। ठीक है। फिर नौवां पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन आप मांग रहे हो या डोनेशन फंड रेज कर रहे हो, डोनेशन किसी से मांग रहे हो, तो ये किसी भी मकसद के लिए हो सकता है, तो ये सब करने से पहले भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। ये रूल सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के रूल 12 में ये क्लॉज है। ठीक है। अब आते हैं 10वां पॉइंट क्या कहता है, किसी भी आप दोस्त रिश्तेदार से या पर्सनल फ्रेंड से अगर कोई गिफ्ट ले रहे हो तो उसके लिए भी परमिशन लेने की ज़रूरत है। अब ये आप पूछोगे कि अब इसके लिए क्या परमिशन लेने की ज़रूरत है, तो आप जान लो कि हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक लिमिट सेट है। उस लिमिट से ऊपर अगर आपको गिफ्ट मिल रही है, जो मैं लिमिट आगे सीसीएस कंडक्ट रूल्स में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लिमिट्स के बारे में जानेंगे, तो हर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का बेस्ड ऑन किस लेवल के वो एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनका जो गिफ्ट लेने का जो लिमिट है वो सेट है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोला जा रहा है कि अगर प्रिस्क्राइब लिमिट से क्रॉस अगर कुछ हो रही है, तो वो गिफ्ट अपने चाहे फ्रेंड से हो, रिलेटिव से हो, पर्सनल फ्रेंड से हो, ये सब से अगर आपको वो गिफ्ट मिल रही है विच इज़ अबव दैट प्रिस्क्राइब लिमिट, तो उसके लिए आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है। ये क्लॉज आपको रूल 13 में मिलेगा सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के। अब आगे बढ़ते हैं। 11वां पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी बुक क्लब्स जो फॉरेन कंट्रीज द्वारा अगर कोई भी बुक क्लब चल रहा है फॉरेन एजेंसी द्वारा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होते हैं, फॉरेन एजेंसीज होते हैं जो अपना लाइब्रेरी इंडिया में रन करते हैं, जिसे हम लोग बुक क्लब्स बोलते हैं। ठीक है, फॉरेन बुक क्लब्स। तो इस तरीके का अगर कोई बुक क्लब है तो उसमें उसके मेंबरशिप में पार्ट लेने से पहले आपको गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें एक हिंट ये है कि अगर कोई भी फॉरेन चीज़ में आप इन्वॉल्व हो रहे हो तो उसमें अप्रूवल लेने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में भी हमने देखा था कि हमें फॉरेन के लोगों से इंटरेक्शन करने से पहले बहुत सोच समझ कर बात करनी होती है। ऐसा नहीं कि आप बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट आप कुछ ऐसी बातें बता दें जो उनको नहीं पता होनी चाहिए। वो देश की सिक्योरिटी पर हो सकती है, आपके डिपार्टमेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी की बात हो सकती है। तो बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं जो कि फॉरेन डेलीगेट्स को या फॉरेन फ्रेंड्स को, फॉरेन रिलेटिव्स को पता नहीं चलनी चाहिए, तो वो कहीं आपसे गलती से निकल ना जाए। इसलिए कहीं पर भी अगर फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन लोगों से अगर कोई इंटरेक्शन की बात है तो आप गौर करेंगे कि उसमें कहीं ना कहीं या तो आपको परमिशन लेनी होगी या उसे अवॉइड करना होगा या उसे मिसकंडक्ट माना जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी सीसीएस कंडक्ट रूल्स में। ठीक है, अब आते हैं रूल 12 में, पॉइंट 12 में क्या कहा गया है। अब रूल 12 क्या कहता है कि कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री या वैलिडेटरी एड्रेस या ऑनर, जैसे होता है ना कि किसी कमेटी द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है या किसी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट को सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ उस पार्ट
उस जगह पर अटेंड करने के लिए, उसका पार्ट बनने के लिए भी आपको गवर्नमेंट परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। अपने डिपार्टमेंट की से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे वो आपके सम्मान के लिए ही क्यों ना हो रहा हो या किसी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट के सम्मान के लिए हो रहा हो। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर एक सोसाइटी में रह रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपके काम को देखते हुए उस सोसाइटी के लोगों ने क्या किया, आपको ऑनर करने का फैसला किया। उन्होंने एक सभा बुलाई या कोई एक छोटा सा फंक्शन रखा जिसमें वो आपको कोई फेलिसिटेट कर रहे हैं, आपको कोई मोमेंटम दे रहे हैं या कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये सब का हिस्सा बनने से पहले आपको क्या करना होगा कि आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। अब इसमें भी देखिए एक्सेप्शन है, इसमें भी 2 एक्सेप्शन है। इसमें पहला एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय का फेयरवेल हो रहा है, उनका रिटायरमेंट हुआ है या ट्रांसफ़र हुआ है, और उसमें कोई फेयरवेल जो आप अगर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करती है, किसी भी तरीके का फेयरवेल पार्टी हो गया या कुछ, और इस जगह पर क्योंकि उन्हें वो गवर्नमेंट सर्वेंट को लोग ऑनर कर रहे होते हैं उस समय भी, तो ये सब अगर ऐसी सभा है तो आप इसमें बेहिचक हिस्सा ले सकते हैं। इसमें किसी गवर्नमेंट परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो था पहला एक्सेप्शन। दूसरा क्या था कि कोई भी ऐसा फंक्शन या सेरेमनी जिसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो, एकदम नॉन पॉलिटिकल हो, ठीक है, नॉन पॉलिटिकल हो, इस ऐसे या कोई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जहाँ पर पॉलिटिक्स या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड उस फंक्शन का ना हो रहा हो, कोई भी पॉलिटिक्स उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व ना हो, तो ऐसी जगह पर आप क्या कर सकते हो, उसे अटेंड कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। अगर आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है तो आप बोल भी सकते हो ऐसे प्रोग्राम्स में। पर ध्यान देना, ये प्रोग्राम नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, कल्चरल हो तो चलेगा, पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं होना चाहिए था। तो ये था पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 13 क्या कहता है, कोई भी इंटरनेशनल अवार्ड लेने से पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी एज पर रूल 14, ठीक है। अब पॉइंट 14 क्या कहता है, तो पॉइंट 14 क्या कहता है कि मान लीजिए किसी भी तरीके का चुनाव है, जैसे एक होता है ना कि आप किसी मिनिस्ट्री में हो, रेलवे में हो, तो वहाँ पर जो यूनियन होती है वो यूनियन के लीडर का चुनाव होता है। तो ऐसा किस तरीके का चुनाव होता है, तो बता रहे हैं कि आप चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, ऐसे चुनाव का अगर आप हिस्सा बन रहे हैं, इलेक्टेड हो रहे हैं, तो 2 बार से ज़्यादा और 5 साल से ज़्यादा, याद रखिए, या तो आप 2 बार चुनाव का वो हिस्सा बन गए या आप जीत गए 2 बार, तो ऐसे 2 बार जीते हैं, या आप जीत चुके हैं और टर्म 5 साल तक का है, उसके बाद आप उस चुनाव में का हिस्सा नहीं बन सकते, ठीक है। उसके लिए आपको उसके बाद के लिए फिर गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो फॉर 2 टर्म्स और फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर। जैसे मान लीजिए कि रेलवेज की एक यूनियन है, उसमें किसी यूनियन लीडर का चुनाव हो रहा है। अब कोई एक बंदा था जिसने पहले ही चुनाव जीत लिया था, अब पहले चुनाव समझ लीजिए उनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का था, अब वो दोबारा वो चुनाव जीत गए, अब उनका कार्यकाल 3 साल का है, तो टोटल उन्होंने क्या कितने 2 टर्म तो पूरे कर लिया और 5 साल भी हो गई, तो वो तीसरी बार या तो 5 साल से ज़्यादा भी अगर उनका टर्म है तो उनको विड्रॉ कर जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहला टर्म 2 साल का था, तीसरा टर्म 4 साल का है, तो टोटल मिलाकर 6 साल हो रहे हैं, तो वैसा नहीं होगा। तो विच एवर इज अर्लियर, अगर उनका 2 टर्म्स पहले पूरा हो जा रहा है, 2 बार वो पहले बन चुके हैं, या 5 साल अगर वो पूरा हो रहा है, तो उसके बाद उनको विड्रॉ करना होगा, या तो आगे बढ़ने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। रूल नंबर 15 क्या कहता है कि कोई भी काम अगर आपने किसी प्राइवेट एंटिटी के लिए या कोई पब्लिक के लिए कोई अगर काम किया जिसके लिए आपको कोई फ़ी मिल रही है उस काम करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। 16 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो आपको लेक्चर देने के लिए बुला रहे हैं, ठीक है, कोई पार्ट टाइम लेक्चरशिप है जो आप पार्ट टाइम लेक्चर आप वहाँ पर दे रहे हो और आपको कुछ रेगुलर कुछ वहाँ से रेम्युनरेशन मिल रहा है, तो ऐसे काम करने से पहले भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत है। 17 पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बार एसोसिएशन के साथ एज एन एडवोकेट इन्वॉल्व होना चाहता है, ठीक है, सब्जेक्ट अगर समझ लीजिए, अगर कोई बार एसोसिएशन के साथ एज एन एडवोकेट इनरोल हो रहा है तो उसे भी परमिशन लेने की ज़रूरत है। पर इसमें एक बात यहाँ पर क्या लिखा हुआ है
subject to the condition that government servant does not engage himself in the legal profession so long as he continues in government service। इसका मतलब क्या है कि जब तक वो गवर्नमेंट सर्विस में है तब तक वो कहीं पर भी लीगल लड़ाई लड़ नहीं सकता है, वो अपनी एडवोकेसी का यूज़ कहीं नहीं कर सकता है। ठीक है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जब हट जाए, वो गवर्नमेंट सर्विस ना रहे, रिज़ाइन कर दे, उसके बाद वो अपनी जो बार वाली जो जॉब है, एडवोकेसी है, एडवोकेट वाला जो काम है वो कर सकते हैं। पर अगर उनको बार काउंसिल, बार एसोसिएशन से अगर एडवोकेट की तरह इनरोल होना है, एडवोकेट बनना है, तो उनके लिए परमिशन तभी मिलेगी जब वो लिख कर देंगे कि जब तक वो गवर्नमेंट सर्विस में है तब तक वो कोई भी लीगल प्रोसीजर नहीं का पार्ट वो नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये था 18 नंबर। तो ये अभी हम लोग रूल 15 की बात कर रहे थे जो बार एसोसिएशन का था। अब रूल 15 में फिर ये भी कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप हैं, तो उसमें जो भी आप सर्विस दे रहे हैं उसके लिए अगर आपको कोई पैसे मिल रहे हैं तो वो भी प्राप्त करने से पहले आपको गवर्नमेंट की सर्विस गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। 19th क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई इस फ्री टाइम में, अगर मान लीजिए कोई मेडिकल डॉक्टर है और वो फ्री टाइम में कहीं पर जाकर प्रैक्टिस कर रहा है, मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके लिए भी उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, चैरिटेबल बेसिस में अगर कर रहा है, पैसे नहीं ले रहा है, प्योरली चैरिटेबल बेसिस में कर रहा है, वो पैसे नहीं ले रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर भी इनको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। पर जब कोविड का जो पेंडेमिक आया था तो बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे थे जो क्वालिफाइड थे, जिनको लगा कि वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मेडिसिन वगैरह वो दे सकते हैं। ठीक है, तो उस समय भी अगर कोई ऑन कॉल या टेलीकॉल में किसी पेशेंट को वो मदद कर रहे थे प्योरली ऑन चैरिटेबल, पैसे वाली तो यहाँ बात ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्टर्स बाहर पैसे लेकर वो इलाज वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उस समय अगर वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो चैरिटेबल बेसिस में कर रहे थे, तो ये सब करने के लिए भी उन्हें परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। अब पॉइंट नंबर 20 क्या बता रहा है कि मान लीजिए सर्विस में अगर हैं, तो मान लीजिए कि वो सर्विस में हैं और कोई प्राइवेट कंपनी में वो अप्रोच कर रहे हैं, वहाँ पर नेगोशिएशन कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए। जैसे क्या होता है कि मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, अब मैं कोई प्राइवेट कंपनी में जाना चाहता हूँ, तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए भी मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया और वहाँ पर मैं नेगोशिएशन वगैरह कर रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट के लिए, पैसे के लिए। ठीक है, तो ये सब करने के लिए भी मुझे गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। 21 में क्या है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी भी तरीके की सोसाइटी जहाँ पर आपको इलेक्शन लड़ना होता है और वहाँ पर इलेक्ट होकर आप किसी पद का हिस्सा बन जाते हैं, तो ऐसा यहाँ पर भी इलेक्शन लड़ने से पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब रूल नंबर 22 क्या कहता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 22 नहीं, मतलब पॉइंट नंबर 22, और ये रूल 18 का हिस्सा है। अब मान लीजिए ये जो पॉइंट 22 है जो कि रूल 18 का हिस्सा है, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी मूव नहीं कर सकती, जैसे लैंड हो गया, घर हो गया, ठीक है, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, ये सब हो गए, तो कोई अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप किसी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट को बेच रहे हैं, जिनकी ऑफिशियल डीलिंग हो रही है, अगर कोई आप दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट को बेच रहे हो, चाहे पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफ़र करने के लिए या लीज़ पर दे रहे हो, चाहे अपने नाम पर दे रहे हो, चाहे किसी दूसरे के अपने फैमिली मेम्बर के नाम पर दे रहे हो, तो उन्हें प्रॉपर्टी बेच रहे हो, लीज़ पर दे रहे हो, रेंट पे दे रहे हो, ठीक है, चाहे वो प्रॉपर्टी आपकी हो, चाहे आपकी फैमिली मेम्बर्स में किसी की भी हो, तो अगर ऐसा आप किसी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट को दे रहे हैं जिनसे आपकी ऑफिशियल डीलिंग होते रहती है, सपोज़ मैं अपने बॉस को अगर कोई प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, ठीक है, मेरे पिताजी के नाम की प्रॉपर्टी और मैं अपने बॉस को बेच रहा हूँ, या मेरे नाम की प्रॉपर्टी और मैं अपने बॉस को बेच रहा हूँ या लीज पर दे रहा हूँ, तो ये सब करने से पहले भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इसी में रूल 18 में एक पॉइंट ऐड हुआ है, पॉइंट 22A। अब 22A बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मान लीजिए कि हम अपने कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, मैं ही अपने घर में एक माइनर रिपेयर करा रहा हूँ, ठीक है, या पहले 1 स्टोरी बिल्डिंग था, मैं उसे 2nd फ्लोर तक ले जा रहा हूँ, ठीक है, या कोई माइनर मेंटेनेंस करा रहा हूँ, और मैंने जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए जो सामान की ज़रूरत है
या जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अगर ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट का है जिससे ऑफिशियल डीलिंग मेरी होती है, तो ये करने के लिए भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी मान लीजिए मुझे सरिये की ज़रूरत है, मुझे बालू की ज़रूरत हो सकती है, ईंटें की ज़रूरत हो सकती है, और मैंने किसी एक ऐसे बंदे से खरीदा जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो मेरे साथ ही काम करता है, मेरी ऑफिशियल डीलिंग हमेशा उसके साथ चलती है, या तो वो मेरे नीचे काम कर सकता है या मैं उनके नीचे काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर इस तरीके की ऑफिशियल डीलिंग होती है और इनसे हम लोग ऐसे कंस्ट्रक्शन के सामान खरीदारी अगर करते हैं, तो ऐसा करने से पहले हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत है। खासकर ध्यान ये भी देना है कि मान लीजिए कोई भी किसी भी तरीके का माइनर कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं जिसकी जो खर्चे हैं, जिसका खर्च अगर आपके 2 महीने के बेसिक पे से क्रॉस हो रहा है, तो उसकी भी जानकारी आपको देनी पड़ेगी, उसके लिए भी आपको परमिशन लेना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मेरा 1 महीने का बेसिक पे है 20,000, 2 महीने का बेसिक पे हो गया है 40,000, और मैं जो माइनर मेंटेनेंस करा रहा हूँ या माइनर कंस्ट्रक्शन करा रहा हूँ उसका कॉस्ट 50,000 है, तो क्योंकि मेरे 2 महीने का बेसिक पे को वो क्रॉस कर रहा है, तो मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन अपने डिपार्टमेंट को देनी होगी, उनसे प्रॉपर परमिशन लेनी होगी, तभी मैं माइनर कंस्ट्रक्शन के साथ आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो अभी तक बातें हो रही थी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। अब जो पॉइंट नंबर 23 है, जो रूल 18 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी और उसका भी ट्रांजैक्शन अगर मैं कोई ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ कर रहा हूँ जिसकी साथ मेरी ऑफिशियल अगर डीलिंग हो रही है, तो ऐसा ट्रांजैक्शन करने से पहले भी मुझे क्या करना होगा, गवर्नमेंट को बताना होगा और उनसे परमिशन लेनी होगी। सपोज मैं अपनी बाइक अगर अपने बॉस को बेच रहा हूँ या मेरा जो सबॉर्डिनेट है जो मेरे नीचे काम करता है वो अपनी बाइक मुझे बेच रहा है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी गवर्नमेंट के पास जानी चाहिए और प्रॉपर परमिशन उन्हें मिलनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ जब हम लोग पॉइंट 24 पे आएंगे, तो पॉइंट 24 में बहुत सारी चीज़ें हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे पॉइंट 24 में ए नंबर पर क्या दिया गया है, ए नंबर पर बताया गया है कि किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी को या खरीदा जा रहा है, मॉर्गेज किया जा रहा है, लीज पर लिया जा रहा है या गिफ्ट के तौर पर मिला है, चाहे वो आपके नाम पर हो या फैमिली में किसी के भी नाम पर हो, अगर आप उसकी खरीदारी आप कर रहे हो और अगर वो प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है, तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट को देना है, प्रॉपर परमिशन लेना है, तभी आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हो। यानी इन शॉर्ट क्या कहना है, अगर भारत देश के बाहर आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी, चाहे अपने नाम पर या अपने परिवार में किसी के भी नाम पर खरीदी हो, लीज पर दी हो, गिफ्ट में मिली हो, ठीक है, या आपको लीज पर मिली हो, अगर ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो आपको गवर्नमेंट को बताना है, प्रॉपर परमिशन लेनी है उसके लिए। अब आगे जो बी में क्या कहता है कि इसी के अपोजिट में अगर आप मान लीजिए कि कोई भी प्रॉपर्टी को आप सेल कर रहे हो, मॉर्गेज कर रहे हो या गिफ्ट के तौर पर या लीज के तौर पर किसी को अगर दे रहे हो जो बंदा इंडिया से बाहर है, ठीक है, इंडिया के बाहर अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो चाहे वो आपके नाम पर हो, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी आपके फैमिली में किसी के भी नाम पर हो, अगर आप ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हो तब भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब सी में यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई भी आप कोई ट्रांजैक्शन फॉरेनर के साथ कर रहे हो, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कर रहे हो, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहे हो, ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन करने से पहले भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, चाहे वो लैंड के लिए हो। मान लीजिए अगर फॉरेन से या फॉरेनर से लैंड खरीदी बिक्री की जा रही है, तो ये सब करने से पहले भी चाहे आपके नाम पर हो, या ध्यान देने की बात है, ये चाहे आपके नाम पर हो सकती है या आपके फैमिली मेम्बर में किसी के भी नाम पर हो सकती है। ठीक है, तो ये सब करने से पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है कि कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट्स या फॉरेन नेशनल के साथ अगर आप बाहर रह रहे हो, ठीक है, मान लो कि आप बाहर गए हैं और किसी फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ या कोई फॉरेनर के साथ आप रह रहे हो, तो उसकी भी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या करता है, 27वां पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी इंडो फॉरेन कल्चर एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी होगी। 28, अब रूल 28 जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये क्या कहता है, सॉरी रूल 28 नहीं, पॉइंट 28। ऐसे तो ये रूल CCS पेंशन रूल्स का रूल 9 में ये दर्शित है। इसके थ्रू क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई पेंशनर है, ग्रुप ए कैटेगरी का पेंशनर है, ग्रुप ए आप समझते हो, ठीक है, ग्रुप ए क्या होता है, लेवल 9 से अबव के जो पोस्ट होते हैं वो ग्रुप ए पोस्ट होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ग्रुप ए ऑफिसर है और वो रिटायर होने वाला है, तो रिटायरमेंट से पहले
अगर वो किसी दूसरी जगह पर अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए भी उसको परमिशन लेनी होगी बिफोर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। यानी क्या होता है कि रूल क्या है कि अगर कोई भी पेंशनर है, कोई जो रिटायर हो रहा है, वो 1 साल तक कहीं दूसरी जगह वो जॉब नहीं कर सकता है। ठीक है, 1 साल तक वो कोई भी कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकता है। पर अगर कोई जाना चाहता है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आगे जहाँ जहाँ हम लोग जैसे रूल 8 की बात पॉइंट 8 की बात हो रही है, तो पॉइंट 8 में हमने क्या बात की थी कि एविडेंस की बात की थी कि एविडेंस देने से पहले हमें परमिशन लेनी होती है। फिर 9 में हमने क्या बात की थी कि किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन अगर हमको रेस करना है या कंट्रीब्यूट करना है उसके लिए हमें परमिशन की ज़रूरत होती है। और फिर जो ये प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने भी थी ना कि हमको लीज पर देना है या हमें बेचना है, खरीदना है, ये प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, ठीक है, तो इसका अगर हम मान लीजिए हमने एप्लीकेशन दिया गवर्नमेंट को परमिशन के लिए और अगर विद इन मतलब एक टाइमलाइन उसके लिए सेट की गई है कि अगर उस टाइमलाइन के अंतर्गत अगर आपको जवाब नहीं मिलता है, इधर यस या नो कोई जवाब नहीं आता है, तो उसे माना जाएगा कि वो आपको अलाउ कर दिया गया। जैसे 22-23 में जो हमने सीरियल नंबर 22-23 पॉइंट में क्या देखा था कि कोई भी प्रॉपर्टी हम अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और जिससे हमारी ऑफिशियल डीलिंग है, अगर हम उनसे कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या उनको कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, चाहे मॉर्गेज के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर, चाहे मेरे नाम पे हो, मेरे फैमिली में किसी के भी नाम पर हो, और हमने उसका प्रायर अप्रूवल के लिए, परमिशन के लिए गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख दी, डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिख दी, पर अगर 30 दिन तक अगर उसका रिप्लाई नहीं आता है तो वो माना जाएगा कि मुझे परमिशन मिल चुकी है। ठीक है, अब 24वां क्लॉज क्या था कि हमने देखा था कि कोई भी हम प्रॉपर्टी जो आउटसाइड इंडिया हमने ली है, ठीक है, खरीदी है, चाहे गिफ्ट के तौर पे मिली, जैसा भी हो, या हम किसी बाहरी आदमी को बेच रहे हैं जो कि बाहर रह रहा है, ठीक है, तो इन सब के भी लिए भी अगर हमने परमिशन के लिए गवर्नमेंट को लिखा है, अपने डिपार्टमेंट को लिखा है और हमें 60 डेज तक, ठीक है, हाँ, हमें 60 डेज तक अगर इसका रिप्लाई नहीं आता है तो इसे माना जाएगा 61st डे में मान लिया जाएगा कि गवर्नमेंट ने हमें अप्रूव कर दिया है। ठीक है, तो ये टाइमलाइन यहाँ पर है। तो ये तो था कि आज हमने डिस्कशन किया कि ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके लिए हमें परमिशन की ज़रूरत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं ये सब, और ये खासकर एक गवर्नमेंट सर्वेंट को जानकारी होनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि इससे ये सब चीज़ें अगर आप नहीं करोगे तो ये आपकी सर्विस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो आज तो हमने डिस्कस किया कि कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसके लिए हमें परमिशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा 3rd पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसमें परमिशन या सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो आप धड़ल्ले से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट पार्ट में हम जब ये डिस्कस करेंगे उसके बाद हम फॉर्मल CCS रूल्स कंडक्ट रूल 1964 को रूल वाइज देखेंगे। तो होपफुली मुझे लगता है कि ये वीडियो आज आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पर मैं बता दूं मेरी वीडियोस अक्सर लंबी हुआ करेंगी क्योंकि मैं टॉपिक्स को डिटेल्ड वाइज बातचीत के तरीके में मैं बताना चाहता हूँ। मैं टाइमिंग नहीं देखता कि ये टाइमिंग लेट हो रही है या वीडियो लंबी हो रही है। ठीक है, फिर भी आपके जो सुझाव होंगे, कमेंट्स होंगे, सवाल होंगे, वो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमेशा मेरे साथ। LTC की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। मैं तैयारी कर रहा हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी सी एक LTC की वीडियो लाऊं। तब तक के लिए आप कीप फॉलोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। थैंक यू। पब्लिक सर्वेंट रूल्स के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।